हेलो फ्रेंड्स, जैसा वादा किया था वैसा ही निभा रहा हूं मैं। सेशन नंबर 6 आ गया है हमारा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का। सेशन नंबर 6 और ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं सेशन नंबर 27 तक चलूंगा। सेक्शन नंबर 27 इसलिए क्योंकि अगर मैं प्रीएम्बल को मिला लूं और उसके साथ साथ मैं 25 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर लूं और उसके साथ साथ मैं एक सेशन शेड्यूल्स का भी कर लूं, तो मेरे पास हो जाएंगे 27 सेशंस, जिसका आज है सेशन नंबर 6। तो सबसे पहले तो भाई अटेंडेंस लगाओ। लेट्स सी कि तुम लोग भी उतनी शिद्दत से पढ़ रहे हो कि नहीं, तो पता चले कि जी मुद्दई सुस्त है और गवाह चुस्त है। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, तुम आराम से बैठे हुए हो, ओके, और तुम लोग आलस कर रहे हो। तो पहले तो अटेंडेंस लगा लो कि सेशन नंबर 6 अटेंड कर रहा हूं, 27 सेशन का। पहले ये विश्वास तो करो, पहले अपने आप को तो ईमानदारी कर लो कि तुम लोग सच में पढ़ रहे हो। बिकॉज व्हाट आई एम अबाउट टू टीच यू इज 24 कैरेट गोल्ड। ये बिल्कुल चमकता हुआ सोना है जो महंगा होता जा रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन आए, और तुम खुद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तुम बेहोश हो जाओगे, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूं। यू विल नॉट बी एबल टू ड्रैग योरसेल्फ बियॉन्ड द पेज नंबर 50। तुम खुद ही ऐसे बेहोश हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए ये आसान कर रहा हूं, बट हम दोनों टीम हैं, वी आर अ टीम, लेट्स डू इट टुगेदर। तुम मेरा साथ निभाओ, मैं भी तुम्हारा साथ निभाता हूं, और लेट्स फिनिश ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर तुम एक बहुत ही सॉलिड स्कोप पर आ जाओगे टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम। सेशन नंबर 6 ऑफ 27 कमिंग योर वे। लेट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए, दैट वी हैव अ 3 डे फ्री ट्रायल गोइंग ऑन, जिसमें कि तुम सारे के सारे नोट्स देख सकते हो, क्लासेस देख सकते हो, सारी पेड क्लासेस समझ सकते हो। जैसा हम एक्चुअली पढ़ाते हैं वो सब तुम लोग अटेंड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वही कोर्सेज है जो टॉपर्स लेते हैं। तुम्हें सिर्फ कोड यूज करना है, सिड लाइव, SIDLIVE। और आज इसका लास्ट डे है। आज 3 अगस्त को अगर तुमने ले लिया तो कमाल की बात यह है कि ये 6 अगस्त तक अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा। व्हाट मोर कैन यू वांट। आराम से क्विकली इसको ज्वाइन कर लो, सिड लाइव कोड यूज करो और ज्वाइन कर लो, और ये फ्री ट्रायल तुम्हारा हुआ। आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या करना है सर? रिवाइज ये है कि हमने किया था पहला पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है जी, लिख लो जी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो, वीडियोस देख देख के परेशान हो गए होंगे। मोटिवेशन कितना रखोगे? मोटिवेशन भाई कहां हो जाओगे, मोटिवेशन को रखकर ओवरडोज हो जाएगा। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। दूसरा है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है सिटीजनशिप से। ये भी हम लोगों ने कर लिया है। इसमें हमने पढ़ चुके हैं आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पूरा का पूरा अटेंड कर लो। फिर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा एक बहुत बड़ा वीडियो बना था, जो हमारा लास्ट वीडियो था फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत ही बड़ा वीडियो बन गया था। ये है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। और जो पिछला वीडियो आया वो आया पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा DPSP। और DPSP आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक था। नाउ इंटरेस्टिंगली यहां पर हमने 1 2 3 4 ये खत्म कर लिया है। एक हमने इंट्रोडक्शन का भी वीडियो कर लिया है। आज सेशन नंबर 6 है। नाउ यहां पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 4A। ये पार्ट 4A क्या है, 5 क्यों नहीं है? इसका एक रीजन है। जब भी कैपिटल लेटर डाल दिया जाता है, इसका मतलब है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 26 जनवरी 1950 वाला कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको संशोधन से यानी कि अमेंडमेंट से डाला गया। तो इसको हमने अमेंडमेंट से डाला है, और ये है पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास पहले नहीं था। ये आया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976।
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था राइट इन द मिडल ऑफ इमरजेंसी। देश में इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के बीच में देश में आपातकाल लगा था। और उसके ठीक बीच में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने कॉन्स्टिट्यूशन के इतने ज्यादा चेंजेस किए कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला गया। इसी दौरान एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई। स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह साहब जो थे वो मैडम इंदिरा गांधी की सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। स्वर्ण सिंह कमेटी को बोला गया कि आप ना रिकमेंडेशंस करो कि देश के लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि तुम केवल अपने अधिकार मत मांगो, तुम्हारी कुछ ड्यूटीज भी है, तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी है, और उन कर्तव्यों को हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देना है। उन कर्तव्यों को, उन कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज को एक नए पार्ट में डाला गया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे बोला गया पार्ट 4A। पार्ट 4A के अंदर एक नया आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 51 कैपिटल A। यू विल डू वेल फॉर योरसेल्फ अगर तुम इस बात को रियलाइज करो कि जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखो। अगर मैं कैपिटल लेटर लिख रहा हूं तो तुम भी कैपिटल लेटर लिखो, अगर मैं स्मॉल लेटर लिखूंगा तो तुम भी स्मॉल लेटर लिखना, बिकॉज इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। जब हम लोग स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं तो हम लोग सब क्लॉसेस की बात करते हैं, जब हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं तो हम लोग अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। यहां पार्ट 4A है यानी कि ये अमेंडमेंट से आया, यहां पर कैपिटल A है यानी कि ये अमेंडमेंट से आया। सो ये अमेंडमेंट से आया। पहले इसका आंसर दे दो। द फंडामेंटल ड्यूटीज, पढ़ के देखो। फंडामेंटल ड्यूटीज वर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? सर ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? बड़ा जरूरी आंसर होगा सर, ये फॉल्स है। सर फॉल्स क्यों है? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये ओरिजिनली नहीं था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से आया था, और ये आर्टिकल 51 कैपिटल A है, और ये पार्ट 4A है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये बात याद रखनी बड़ी जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जाम। अब तुम नोटिस करो मैंने यहां पर क्या किया है। 51 कैपिटल A के आगे मैंने लिख दिया है छोटा a, छोटा b, छोटा c, छोटा d, छोटा e, छोटा f, छोटा g, छोटा h, छोटा i, छोटा j। नाउ ये छोटा है, दिस इज स्मॉल केस। ये स्मॉल केस क्यों है? क्योंकि ये सब क्लॉसेस है। तो आप क्या लिखोगे? आर्टिकल 51 कैपिटल A सब क्लॉज छोटा a, आर्टिकल 51 कैपिटल A छोटा b, छोटा c, स्मॉल d, स्मॉल e, स्मॉल f, स्मॉल g, स्मॉल h, स्मॉल i, स्मॉल j। यानी कि ये जो 10 लिखे हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आए 10। बट आज की डेट में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि हमारे पास एक के भी है, छोटा के। छोटा के यानी कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आया। तो तुम्हें लिखना आना बड़ा जरूरी है, यू नो, सो यू विल हैव टू लर्न। तो इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं आर्टिकल 51 कैपिटल A, फिर बीच में छोटा a, फिर कैपिटल आर्टिकल 51 कैपिटल A छोटा b, फिर उसी तरह से चलते जाओ ऑल द वे टिल स्मॉल k, जिसमें से 10 थे ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब 42nd अमेंडमेंट से आए हुए, इनको लिखोगे 10 जे तक, और के आया 86th अमेंडमेंट 2002 तक। तो तुम्हें लिखना आना चाहिए। जब तक तुम लिखना नहीं सीखोगे तुम कंफ्यूज करोगे और गलतियां कर बैठोगे कि कैपिटल कौन सा डालना है और स्मॉल कौन सा है, अमेंडमेंट कौन सा है और सब क्लॉज कौन सा है। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस पार्ट। ये है 10। तो हम लोग एक बार इसको रिकैप कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया सर? हमारे पास आ गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
ऑफ 1976, इससे हमने बनाया पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आया आर्टिकल 51 कैपिटल ए। और आर्टिकल 51 कैपिटल ए में बहुत सारे सब क्लॉजेज है, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे। सो दीज आर द वंस जो हम लोगों के पास पहले से थे। एंड देन वी हैड वन मोर, दैट इज के। के वॉज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ऑलराइट, सो वी कैन कंटिन्यू विद दिस नाउ द जर्नी अहेड। सो अब हम लोग एक एक करके सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ेंगे। अब मैं पहले क्या पढ़ रहा हूं? मैं पहले पढ़ रहा हूं 51 कैपिटल ए, और ये क्या लिख रहा हूं? सब क्लॉज ए, छोटा ए। कैपिटल ए है और छोटा ए है। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तुमको दोनों चीजें समझ में आ जाए। तो इसको पहले मैं पढ़ देता हूं, इजी है, एक बार तुम्हें समझ में आ गया फिर इट डजंट बिकम टू डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल। सो लेट्स सी यहां पर। तो यहां पे क्या लिखा है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये फंडामेंटल ड्यूटीज किसको अवेलेबल है या किसके लिए है? ये किसको रिमाइंडर्स है सर? ये सिटीजन्स को रिमाइंडर्स है, देश के नागरिक को। ये याद रखने वाली बात है। 51 कैपिटल ए किस पर एप्लीकेबल है? सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है। तो क्या बोला गया जी? हमने ना जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वो हमें मानना चाहिए, हमें उसके आइडियल्स को फॉलो करना चाहिए, हमें जो इंस्टीट्यूशंस है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हमारे पास कीवर्ड्स क्या क्या हो गए? सब लोग लाइन पकड़ के रखेंगे। नंबर 1 क्या बोला हमने? कि सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है। दूसरा, हमको उसके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट, ये जो भी चीजें हैं इनको हमको रिस्पेक्ट करना है। नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। ये कहां लिखा है? सो 51 कैपिटल ए सब क्लॉज ए। सो झंडा ऊंचा रहे हमारा, देश से ऊंचा कुछ नहीं। इट इज, दैट इज वाई यू शुड बी रिस्पेक्टिंग ऑल ऑफ दिस। ये कहां लिखा हुआ है? ये है पहली फंडामेंटल ड्यूटी। चलो जी, दूसरी अब हम करेंगे 51 कैपिटल ए सब क्लॉज बी, यानी कि ये हमारी सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी होगी। सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या होगी? सेकेंड है इट शैल बी द ड्यूटी, फिर से ध्यान से पकड़ना है, यहां पर क्या है? सिटीजन, ये है हमारा सिटीजन, सारे के सारे सिटीजन पे अवेलेबल है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये बड़ा जरूरी है। तो हमारा जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है, जो हमारी आजादी का स्ट्रगल था, उसके पीछे बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे, विचार थे, पीस था, अहिंसा था, नॉन वायलेंस, राइट। हम लोग फ्रेटर्निटी की बातें कर रहे थे, हम लोग आपसी यूनिटी की बातें कर रहे थे। इसी विचारधारा के बेसिस पर कितने हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन दांव पे लगा दिया, मर गए, जेल चले गए। तो क्या हमको उन सब विचारों की इज्जत रखनी चाहिए? क्या उनका मान रखना चाहिए? सर्टेनली रखना चाहिए। और दैट इज द सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी, और वो है 51 कैपिटल ए सब क्लॉज बी। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी। लेट्स गो टू द थर्ड वन। थर्ड वन फिर से, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट। तीन वर्ड्स यूज किए गए हैं। तीन वर्ड्स क्या है? सॉवरेनिटी, दूसरा वर्ड यूनिटी, एंड तीसरा वर्ड इंटेग्रिटी। हमें अपने देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी, इन तीनों की रक्षा करनी चाहिए। ये कहां लिखा हुआ है सर? ये है थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज 51 कैपिटल ए सब क्लॉज सी। तो अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करता है तो हमने उसको जेल में डालने के लिए, उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए लॉ बनाया हुआ है। हम अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अगेंस्ट आवर सॉवरेनिटी, हमारी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, और ये हर सिटीजन की ड्यूटी है। वेरी गुड। नेक्स्ट इज 51 कैपिटल ए सब क्लॉज डी, चौथी फंडामेंटल ड्यूटी। चौथी फंडामेंटल, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन
टू डिफेंड द कंट्री, वर्ड क्या है, डिफेंड द कंट्री, और अगर जरूरत पड़े तो नेशनल सर्विस में हम आ जाएंगे। तो क्या अगर हमारे देश के ऊपर कभी हमला हो जाए या देश को जरूरत हो जाए तो क्या हम अपने घरों से बाहर निकलकर देश की रक्षा के लिए जाएंगे या नहीं? देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, याद है ये गाना? तो वो क्या है, इसका मतलब है कि हमें अपने देश के लिए डिफेंड करने के लिए रेडी होना चाहिए। यह हमारी चौथी फंडामेंटल ड्यूटी है। वर्ड कीवर्ड क्या याद रखना, कीवर्ड याद रखना, डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। सो ये हो गया हमारे पास 4 फंडामेंटल ड्यूटीज। याद रखना पहली 10 जो होंगी वो सारी के सारी 42nd अमेंडमेंट से ही आई है। पांचवी देखते हैं, 51 कैपिटल ए सब क्लॉज ई, ये हो गई फिफ्थ। अब इसमें 2 पार्ट्स है, पहला पार्ट यहां पर है, दूसरा पार्ट यहां है। पहला पार्ट यह है कि हमें हार्मनी रखनी चाहिए और ब्रदरहुड होना चाहिए हमारे बीच में, चाहे वो रेस हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे कैस्ट हो, चाहे कम्युनिटी हो, हम लोग को उन सबको छोड़कर हमें देश को एक फैमिली की तरह, ब्रदरहुड्स की तरह रहना चाहिए। हम लोग एक है, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है। तो एनसीसी का ये गाना बड़ा काम है, इसमें आता है। ये कहां से आ रहा है सर? ये आ रहा है 5th फंडामेंटल ड्यूटी और उसका पहला पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट भी है, दैट इज ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए जो कि डिग्निटी ऑफ विमेन के खिलाफ है। यानी कि जैसे दहेज, जैसे सती, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन, ये सारी चीजों को हमने पनिशेबल ऑफेंस क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि हमारे देश में नारी की प्रार्थना होती है, उनकी पूजा होती है, तो हमें भी उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं करो, ऐसी कोई प्रैक्टिस ना करो जो कि डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन है। सो ये भी हमारी 5th फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट हो गया। सो हमारे पास हो गया 5th फंडामेंटल ड्यूटी, एक हो गया ब्रदरहुड, यहां पर कीवर्ड याद रख लेना, ब्रदरहुड, हार्मनी मेंटेन करनी है, ब्रदरहुड, और ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है कि विमेन की डिग्निटी को किसी भी तरह का डेरोगेशन हो। सो नेवर डेरोगेट द डिग्निटी ऑफ विमेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर है 51 कैपिटल ए, फिर सब क्लॉज एफ, यानी कि ये हो गई हमारी सर 6th फंडामेंटल ड्यूटी। यहां पर फिर से क्या है सर? सिटीजन है। यहां पर क्या बोला गया? हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, हजारों साल का ये जो हमारा कल्चर है, इसको हम लोगों ने प्रिजर्व भी करना है और इसके ऊपर मान भी करना है, हमें इसको चेरिश भी करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें उसको वैल्यू करना है, ये बड़ा जरूरी है। इतने मॉन्यूमेंट्स, इतने डांस, इतने कल्चर, ये तुम लोग जो पढ़ते हो, ये सिर्फ किताबों में ना याद करके हमको उसको वैल्यू करना, हमें प्रिजर्व करना है। ये हमारे कल्चरल हेरिटेज है। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया 6th। यहां पर वर्ड क्या याद रख लेना, कीवर्ड याद रख लेना, कल्चर, राइट, या फिर हेरिटेज। 2 वर्ड्स, कीवर्ड्स पकड़ लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। वैसे तो यूपीएससी के होने के नाते तुम्हें ऐसे भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है तो तुमको याद रहेगा। 7th फंडामेंटल ड्यूटी जो है, 7वीं फंडामेंटल ड्यूटी, तो कैसे बोलोगे? 51 कैपिटल ए सब क्लॉज जी, जी हो गया 7। इसमें भी 2 पार्ट्स है, एक है एनवायरमेंट से रिलेटेड, एक है कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। एनवायरमेंट वाला तो समझ में ही आता है, आजकल हम सब जगह देख ही रहे हैं कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको इंप्रूव करना है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे लेक्स हो, रिवर्स हो। और जो लिविंग क्रीचर्स है, जो भी लिविंग एनिमल्स है, उनको तरफ कंपैशन होना है। वनतारा तुमने सुना होगा, हाँ, कितना कंपैशन काम हो रहा है वहां पर जानवरों को, जिनको तकलीफ हो रही है, जिनके साथ क्रूअल्टी हो रही थी, उनको रक्षा हो रही है। तो ये सब क्या है? ये सब है कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। इसके लिए लॉ भी बनाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स एक्ट, पोका जिसे बोला जाता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहां से आ रहा है सर? ये 7th फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको याद रखो, एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज 8th फंडामेंटल ड्यूटी, 51 कैपिटल ए सब क्लॉज एच, 8th फंडामेंटल ड्यूटी है। इट शैल बी द ड्यूटी, फिर से, ऑफ एवरी सिटीजन, हर एक के साथ मैं बता रहा हूं ताकि तुम्हें क्वेश्चन आए तो तुम गलती नहीं करोगे।
डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अंधविश्वास पे मत जाओ, साइंटिफिक टेम्पर्स, हर चीज को लॉजिकली रैशनली सोचो। दैट्स वेयर यू गो रॉन्ग। हम जब अंधविश्वास करते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब बेकार की बातें करते हैं, तो हमारे देश में 51 कैपिटल ए सब क्लॉज एच क्या बोला जा रहा है? इंक्वायरी करो, रिफॉर्म की बातें करो, अच्छी बातें, बड़ा पढ़े लिखे वाली बातें करो। इसरो देखो कहां से कहां पहुंच गया, हमारे पास कितना आजकल एआई का जमाना है। ऑल ऑफ दैट, वो जो टिल्ट है, वो जो तुम्हारा मेंटल फ्रेमवर्क चेंज की बात हो रही है, वो है 51 कैपिटल ए सब क्लॉज एच। इसको याद क्या रख लेना? याद रख लेना साइंटिफिक टेम्पर। आगे देखते हैं। It shall be the duty, 51 capital A subclause I, ninth fundamental duty. It shall be the duty of every citizen. यहां क्या लिखा है? To safeguard public property and to abjure violence. थोड़ा सा हेवी ड्यूटी वर्ड यूज कर दिया है, अब्जोर वायलेंस, मतलब वायलेंस को त्याग दो, अहिंसा की तरफ। पब्लिक, जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो बाहर बेंचेस लगे हैं, जो ट्रेन्स है, जो रोड्स है, वो हमारी है, हम सबकी है, देश की है। लोगों को मेंटालिटी में ये आता नहीं यार वो तो बाहर की है यार, सड़क पे किसी और की है, सरकार ने बना दी। नहीं, वो हमारी है, हमारी टैक्स मनी से बनी है, हमारे देश की प्रॉपर्टी है वो, तो उसको संभालो। और वायलेंस छोड़ो, ये दंगे वगैरह वगैरह, इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हुए जो राइटिंग को, दंगों को पनिशेबल ऑफेंस बनाते हैं। ये कौन सा हो गया सर? ये हो गया नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी। तो यहां पर क्या वर्ड, जो इजी वर्ड याद नहीं रहता, डिफिकल्ट वर्ड याद रहेगा, इसलिए याद क्या रख लेना? अब्जोर वायलेंस। अगला 51 कैपिटल ए सब क्लॉज जे, ये है 10th फंडामेंटल ड्यूटी। अपने कोई भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में हो, चाहे तुम स्पोर्ट्स में हो, चाहे एकेडमिक्स में हो, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे मूवीज में हो, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे डिफेंस में हो, हर जगह मेक श्योर कि तुम एक्सेलेंट हो जाओ। क्योंकि अगर इंडिविजुअल एक्सेलेंट होगा तो ही वो देश को एक्सेलेंट, ओलंपिक्स के मेडल्स लाओ, CWG में जा रहे हो तो मेडल्स लेकर आओ, नोबेल प्राइजेस जीतो, तुम जीतोगे तो देश का नाम भी तो रोशन होगा। ये है 10th फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें जो की वर्ड याद रखना, वो याद रखना एक्सीलेंस। सो वर्ड हियर इज एक्सीलेंस। यहां पर हो गए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ABCDEFGHI और J। तो ये हो गए हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 42nd अमेंडमेंट से आए थे। इसमें क्या याद रख लेना सर? ये हमारा सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये हो गया हमारा ए। राइट, फिर हमारे पास है बी। बी में क्या है सर? नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के जो हमारे आइडियल्स थे उनको हम लोगों ने रिस्पेक्ट करना है। सी, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। डी, अगर जरूरत पड़े तो हमें अपने देश को डिफेंड करना है, या फिर वॉलंटरी सर्विसेज हुआ तो ये है। इसमें दो पार्ट्स है ई में, एक है ब्रदरहुड और दूसरा हमें ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी जो डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन है। एफ से हमें क्या याद रखना है सर? हमें अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को वैल्यू करना है। जी से हमें क्या याद रखना है सर? जी से हमें याद रखना है एनवायरमेंट, प्लस हमें लिविंग क्रीचर्स की तरफ कंपैशन करना है। एच से क्या याद रखेंगे? एच से याद रखेंगे कि हम साइंटिफिक टेम्पर रखेंगे, ह्यूमैनिज्म रखेंगे, रिफॉर्म की बात करेंगे। आई से क्या याद रखेंगे? आई से याद रखेंगे कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे। और कीवर्ड याद रख लेना अब्जोर वायलेंस, अब्जोर वायलेंस। और जे से क्या याद रखेंगे? जे से हम याद रखेंगे कि हमें एक्सेलेंस लाना है, ताकि हमारे एक्सेलेंस से हमारे देश का नाम रोशन जरूर हो। ABCDEFGHIJ, और ये सारे के सारे हो गए हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से आए। याद हो गए? ये हो गए 10, लेकिन हमने सोचा था 11 है। क्यों 11? इसलिए है क्योंकि 11th फंडामेंटल ड्यूटी आई बाय 11th फंडामेंटल ड्यूटी आई
बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। बोला कि हर एक जो पेरेंट है या गार्डियन है, जो भी पेरेंट है, जो भी गार्डियन है, उसकी ड्यूटी है कि अगर उसका बच्चा 6 से 14 साल के बीच में, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज में है, तो वो कोशिश करे, भरसक प्रयत्न करे कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। तो ये जरूरी है, कोशिश करो। ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे हैं तो उसको मजदूरी पे लगा दो, काम करवा दो। नो, उसको एजुकेशन दिलाने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स स्टेट तुम्हें फंडामेंटल राइट भी दे रहा है, लेकिन अगर तुमने ही उसको बच्चे को काम पे लगा दिया, या तुमने ही उस बच्चे को काम नहीं पढ़ने नहीं दिया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये तुम्हारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ये कौन सी है? 11th कैसे आई? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से। ये क्या है सर? अचानक पूछ लेते हो यार। अरे भाई, तुम ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो मैंने 5 बार तो ये बता ही दिया आज की क्लास में। तो ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, कौन सा एक्ट है? फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इनटू द एक्ट बाय, इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। इंसर्टेड पूछा है, यानी कि ओरिजिनल पूछा है। ओरिजिनल जो 10 थे वो 42nd से आए, 11वां आया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से। एक और बार देखते हैं। अब देखते हैं ये वाला तुम्हें याद रहा या नहीं। Citizens must develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and सर ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है। देखते हैं कौन आंसर देगा। जिसने ये आंसर दिया वो बिल्कुल शार्प है। अपने आंसर दे दिया तो लिख देना मैं स्मार्ट हूं। सर ऐसे लिखना है? हाँ, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है रिफॉर्म। ये कौन सा है? ये 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज एच। तो ये 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। ये है रिफॉर्म। कीवर्ड्स ध्यान से ध्यान दो, जो याद करने वाले। यूपीएससी डायरेक्ट ही पूछ लेता, वैसे भी तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए। अब ध्यान से देखते हैं। इट इज अ ड्यूटी, देखते हैं, ये तो मिस नहीं कर सकते। मैंने बोला था कठिन शब्द है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जोर। सर जल्दी से, जो इसका आंसर देगा वो भी बोल देना कि मैं स्मार्ट हूं। सर आंसर इज अब्जोर वायलेंस। सो अब्जोर वायलेंस, दिस इज द वर्ड। और ये क्या है सर? ये कहां से आया? ये आया 9th फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमारी, यानी कि ये हमारा है आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज आई। तो ये हमारी 9th फंडामेंटल ड्यूटी है। दैट इज हाउ यू रिमेंबर अब्जोर वायलेंस। अब ध्यान से, अंडर आर्टिकल 51 कैपिटल ए, पेरेंट्स और गार्डियंस मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ कौन से थे? जो आखिरी वाला था उसमें कौन से थे? एज क्या थे? जिसने ये मार्क कर दिया उसको बोल देना, वो लिख कर रख ले कि मैं स्मार्ट हूं। सर 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज, ये कौन सी है सर? ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 51 कैपिटल ए और छोटा के। और ये कैसे आया सर? ये आया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से। वेरी गुड, तुम्हें याद हो गया, वेरी गुड। आप बताओ ट्रू है या फॉल्स है? सोच समझ के। The duty relating to providing educational opportunities for two children aged 6 to 14 years applies specifically to parents और guardians। ये parents और guardians पे लागू है कि किसी और पे लागू है? सर ये ऑब्वियसली सर पेरेंट्स और गार्डियंस पे ही लागू होगा। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। और ये कहां से आया? अभी अभी मैंने बताया था, आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज के। इतने ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तब सब्जेक्ट एब्जॉर्ब होता है। टाइम पास में यूपीएससी का फॉर्म ही भरा जा सकता है। एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें मेरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं। तुम्हारे को मैं 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज वाज नॉट इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म?
to safeguard public property and abjure violence, to provide opportunities for education to children between 6 and 14 years, to cherish and follow the noble ideals of national freedom struggle. 15 सेकेंड बाकी है. नॉट बोला है, नॉट. सर नॉट बोला है, बिल्कुल नॉट बोला है. जल्दी से 10 सेकेंड. जिसने ये आंसर दे दिया, अनअकैडमी उसको एक पॉपकॉर्न गिफ्ट भेजेगी. पॉपकॉर्न? यस, पॉपकॉर्न मिलेगा तुमको. जब तुम आईएएस ऑफिसर बन रहे होंगे तो हम तुमको पॉपकॉर्न देंगे. सर इसका आंसर क्या है? सर इसका आंसर इज सी. क्यों? क्योंकि ये 40 सेकेंड से नहीं आया था, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से आया था. तो ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी है. ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है. हो गया पूरा का पूरा पार्ट 4A. ऐसे पढ़ते हैं. पूरा आर्टिकल 51 कैपिटल ए आ गया. 10 40 सेकेंड वाली ड्यूटीज आ गई. 11th वाली 86 वाली आ गई. तुमको सब याद हो गया. टेस्ट हो गया, रिवाइज हो गया. अब तुम्हें सिर्फ एक बार इस वीडियो को फिर से देखना है, तुम्हारा काम खत्म. नेक्स्ट टाइम, अब आज के वीडियो के बाद हम लोग 3 दिन बाद नहीं मिलेंगे जैसे हम मिल रहे थे. हम एक वीक के बाद मिलेंगे. क्यों? क्योंकि अगला जो है वो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. और पार्ट 5 बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस है. करीब करीब उसमें 100 आर्टिकल्स आ जाते हैं. तो मैं चाहता नहीं हूं कि तुम लोग इसको दोबारा रिवाइज करो, इसलिए मैं तुम्हें एक हफ्ता दे रहा हूं. तुम पार्ट 4A तक अच्छी तरह से रिवाइज कर लो. फिर हम पार्ट 5 और उसी के साथ फिर पार्ट 6 भी एक हफ्ते बाद करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस है. तो ये पार्ट 5 और पार्ट 6 थोड़ा सा भारी पड़ेंगे. मेक श्योर कि पार्ट 4A तक अब तक के एकदम ऐसे हो जाना चाहिए कि सपने में भी तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आ जाए. दूसरी बात है, जो लोग मेरे से पढ़ना चाहते हैं वो अभी के लिए तो तुम्हारे पास फ्री ट्रायल का ऑफर है जिसका आज लास्ट है. और वैसे भी आज से पॉलिटी का मेरा ब्रांड न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है. वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स, जिस कोर्स का नाम है लेक्सरेक्स. इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप कोर्स में यूज कर लो कोड सिडलाइव, SIDLIVE. ये वही रेफरल कोड है जिसको यूज करके टॉपर्स ने अपना करियर बनाया. अब तुम अननेसेसरली टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आएगा. तो मेक श्योर कि तुम एक रीजन्ड और इंटेलिजेंट चॉइस लो. यूज माय कोड सिडलाइव, SIDLIVE. हजारों लोगों की तरह तुम भी भरोसा कर सकते हो ऑन पॉलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ UPSC. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. और नेक्स्ट टाइम आएगा एक बड़ा सा सेशन, बिकॉज उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स है. दैट इज पार्ट 5. तब तक ये रिवाइज करो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. गॉड ब्लेस. थैंक यू एंड जय हिंद.